बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला लेके हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक डिस्कस करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल है केमिस्ट्री कुलियन सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट के हवाले से ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो ये उसका फोर्थ लेक्चर है। इंशाल्लाह ऐसे ही आगे भी चलते रहेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम अपना टॉपिक देखें तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ बातें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली बात, इन दोनों को डिस्कस करने से पहले एक वर्ड है हमारे पास, केमिकल फार्मूला। अब ये केमिकल फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है। अ फार्मूला दैट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ symbols in a molecule of a compound। यानी ऐसा फार्मूला जो एक कंपाउंड में या एक मॉलिक्यूल के अंदर सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स के सिंबल को जाहिर करता है। जैसे एक मिसाल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये मैंने फार्मूला लिखा है ग्लूकोज का। अब आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर या उसका जो फार्मूला है, बेसिकली फार्मूला हमें ये बता रहा है कि इसके फार्मूले के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स कौन से हैं, किन की वजह से ग्लूकोज मिलकर बना हुआ है। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इसमें पहले नंबर पे कार्बन है, फिर इसके अंदर हाइड्रोजन है, और इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट पाए जाते हैं इसके अंदर। यानी हमें इस फार्मूले से तीन चीज़ों के बारे में आइडिया हो गया। पहली बात कार्बन के बारे में, यानी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कौन से, या ग्लूकोज नाम से पता था, अब एलिमेंट के बारे में पता चल गया। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जब ये तीनों मिले हुए हैं तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला बन जाएगा। तो इस केमिकल फार्मूला के आगे दो टाइप है। पहली जो टाइप है हमारे पास है वो है एम्पिरिकल फार्मूला, और जो दूसरी टाइप है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बात ज़हन कर लें या याद रख लें कि केमिकल फार्मूला बेसिकली एक मॉलिक्यूल में या एक कंपाउंड के अंदर एटम्स की बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बताता है। लेकिन उनकी क्लासिफिकेशन अगर हम करें केमिकल फार्मूला की, दो है, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। एम्पिरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हम बारी बारी इनको आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। बेसिकली आपने याद रखना है, एम्पिरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को बताता है। अ फार्मूला दैट शोज सिंपलेस्ट होल नंबर ratio of atoms in a molecule। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से याद रख लें, वर्ड बोला गया है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी ऐसा फार्मूला जो
एक मालिक्यूल में एटम की बिल्कुल अददी या सादा निस्बत को ज़ाहिर करता है। जैसे एक मिसाल है, ये मैं बेंजीन है एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ। अब अगर मैं इसकी सादा तरीन निस्बत एटम की तादाद कह लें, आप रेशो कह लें। अगर यहाँ पे देखें तो मुझे कार्बन के 6 एटम नज़र आ रहे हैं और हाइड्रोजन के भी 6 ही एटम नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको मज़ीद सिंपलेस्ट सादा तरीन अगर इसको चेंज करूँ तो आप गौर करें, ये मज़ीद अगर सादा हो सकती तो ये 1:1 होगी रेशो। हाइड्रोजन एक हो सकती है और हाइड्रोजन भी कार्बन भी दोनों एक एक होंगे। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फिर फॉर्म हमारे पास आ गई बेंजीन की, वो क्या हुई? CH। लिहाजा बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो ये होगा CH। इसी तरह से ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक अगर आप गौर करें तो ये C6H12O6। अब इसमें पहले हम एटमों की सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करते हैं। कार्बन के यहाँ पे 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। अब याद रखना है कि रेशो ऐसी सादा होनी चाहिए कि कोई भी जो एटम की तादाद है वो फ्रैक्शन में ना आए। तो यहाँ पे इसको अगर हम मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये 1, 2 और 1, ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आती है। इस लिहाज से ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो फिर क्या होगा? CH2NO, यानी ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ लग गई होगी। अब ये तो उन कंपाउंड्स के लिए है जो मॉलिक्यूलर हैं या जो कोवेलेंट हैं, लेकिन आयनिक की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड के लिए आपने ये बात याद रखनी है, उनका हम फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक मिसाल है, मैं एक आयनिक कंपाउंड लिखता हूँ, अगर आप इस आयनिक कंपाउंड मिसाल NaCl ही हम ले लेते हैं तो NaCl में ये NaCl का एक फार्मूला यूनिट लिखा है। तो अगर हम इसमें आयंस की तादाद देखें तो 1:1 है, ये भी सिंपलेस्ट रेशो है। अब इससे मज़ीद सिंपल हम कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए इसका जो फार्मूला यूनिट है वो और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों ही सेम है। जबकि कोवेलेंट के केस में ऐसा नहीं है। कोवेलेंट के केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला और है, जबकि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो और होता है। लेकिन कोवेलेंट का केस अगर हम देखें, एक मिसाल है वाटर की बात करें, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब आप यहाँ पे एक रेशो निकालना चाहते हैं तो रेशो के मुताबिक आप गौर करें, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास रेशो 1 आ रही है। जबकि अगर इसको हम सिंपल करते हैं, ये फर्ज करें अगर 1 कर दें तो ये 0.5 हो जाएगी। ये तो सादा निस्बत तो बन गई है, लेकिन जो डेफिनेशन बताई गई थी उसके मुताबिक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। यानी हमारे पास जो रेशो होनी चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए बल्कि होल नंबर होना चाहिए। अगर कोई रेशो ऐसी आती है जिसमें हमारे पास जो रेशो है वो फ्रैक्शन में है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लिहाजा वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के कुछ तरीके हमारे पास होते हैं। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, या फिर इसको हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन कहने की बजाय हम लोग एक और नाम लिख सकते हैं मैस, यानी सब्सटेंस
का हमें मैथ्स पता होना चाहिए, जो हमें मैथ्स बताया गया हो। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है फाइंड द ग्राम एटम्स। अब आप सोच रहे होंगे ग्राम एटम्स क्या होता है, तो ग्राम एटम याद रखे होते हैं मोल्स की तादाद। यानी अगर आपको मैथ्स दे दिया गया है तो आप उस मैथ्स से ग्राम एटम यानी मोल्स की तादाद निकालेंगे। तीसरे नंबर पे आप याद रखें, जब आपके पास ग्राम एटम की तादाद आ जाएगी तो फिर आप अगला काम करेंगे, फाइंड द एटॉमिक रेशो। और इसी तरीके से फिर लास्ट वन है, अगर तो वो एटॉमिक रेशो जो है वो होल नंबर है तो समझे कि वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। लेकिन अगर इन केस एटॉमिक रेशो होल नंबर नहीं आती तो फिर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे विद सूटेबल डिजिट। ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट्स की मदद से हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी होगी या मैस फाइंड करना होगा। दूसरा तरीका होता है ग्राम एटम या मोल फाइंड करने होंगे। तीसरा तरीका हमने एटॉमिक रेशो निकालनी है। और चौथे नंबर पे अगर तो एटॉमिक रेशो होल नंबर है तो फिर फोर्थ स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एटॉमिक रेशो फ्रैक्शन में आ गई है, आपका जवाब इशारिये में आ गया है, तो फिर आप उसको किसी ऐसे सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो हमारी जो रेशो है वो होल नंबर में तब्दील हो जाएगी। तो ये था डिटर्मिनेशन करने का तरीका। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनकी मदद से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन सी एग्जांपल है। आपको एक सैंपल दे दिया गया है कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल दिया हुआ है। आपने करना ये है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन दी गई है 54.5%। इसी तरीके से फिर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 13.01% है। और परसेंटेज ऑफ हमारे पास है 29.01%। ये मैंने फर्जी रीडिंग ली है, अपने पास से कोई रीडिंग सपोज कर ली है। एलिमेंट है उनकी परसेंटेज दे दी गई है, तो परसेंटेज यहाँ में हमें ऑलरेडी दे दी गई है। पहला स्टेप हमारा ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, इनके ग्राम एटम्स फाइंड करेंगे या इनके अंदर मोल्स की तादाद फाइंड करेंगे। तो पहले नंबर पे देखें, हम फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ कार्बन। कार्बन की जो परसेंटेज है 54.5 है, जबकि जो मोल्स निकालने का तरीका होता है मैंने आपको बताया कि परसेंटेज कंपोजिशन को एक और नाम दे सकते हैं मैस का। तो परसेंटेज यानी मैस हमें दे दिया गया 54.5 है। अब इसके मोल्स निकालने, तो मोल निकालने का तरीका होता है मैस और मोलर मैस या एटॉमिक वेट। कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है। इसको जब हम 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 54.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 4.54 मोल्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन के मोल आ गए। इसी तरीके से फिर हम लोग बारी बारी हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे। मोल्स ऑफ
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो मैस या परसेंटेज दी गई वो 13.01 है, जबकि हाइड्रोजन के एक एटम का जो मैस होता है वो 1.008 होता है। तो जब हम 13.01 डिवाइडेड बाई 1.008 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 12.90, जिसे मैं अप्रोक्सीमेटली 13 ही सपोज कर लेता हूँ। इसी तरीके से फिर हमारे पास इसी तरीके से हम लोग मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि हैं 29.01 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन के एक एटम का मैस 16 होता है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, जो हो जाएगा 29.01 डिवाइडेड बाय 16, ये हो गया 1.81। ठीक है, अब इसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली डेसिम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 2 बन गया। अब आप देखें कि हमारे पास मोल्स आ गए, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप एज इट इज लिखा रहने दें। जैसे इसकी अमाउंट हमारे पास आई थी 12.90, जिसको मैंने 13 कह दिया था, और इसकी अमाउंट 1.8081 आई, जिसको मैंने 2 मोल कह दिया। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अब हमने अगला काम क्या करना है, एटॉमिक रेशो निकालनी है। हमने दूसरा स्टेप मुकम्मल कर लिया है, सबके ग्राम एटम या मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब अगला काम हम देखेंगे एटॉमिक रेशो निकालने का। एटॉमिक रेशो निकालने के लिए आपने करना ये है कि जितने भी एलिमेंट आपको दिए गए, जैसे यहाँ पे कार्बन दिया गया, कार्बन लिखें, उसके दरमियान रेशो डालें, फिर हाइड्रोजन लिखें और फिर ऑक्सीजन लिखें। जो जो एलिमेंट दिए हुए हैं उन वो लिखें, और लिखने के बाद जो जो उनके मोल हैं, जैसे कार्बन के मोल आए थे 4.54, और जो इसके हाइड्रोजन है उसके 12.90 आए थे, और इसके 1.81 आ गए। तो इसमें देखेंगे सबसे कम कौन से हैं, तो तीनों में से अगर देखा जाए 1.81 सबसे कम है, तो इन तीनों के ऊपर बारी बारी इसको डिवाइड कर दें, 1.81 और 1.81। अब तीनों के ऊपर जब बारी बारी आप डिवाइड करेंगे तो 4.54 डिवाइडेड बाय 1.81, तो ये आपके पास आ गया 2.5, यहाँ पे 12.90 डिवाइडेड बाय 1.81, तो ये हमारे पास आ गया 7.0 सपोज कर लें आप, और इसी तरीके से फिर ये हमारे पास 1 आ गया। अब देखेंगे, आपने देखना ये है कि अगर आपके पास एटॉमिक रेशो सिंपल होल नंबर आ गई है तो फिर तो हमें फोर्थ स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, यानी अब तीसरा हमारा मुकम्मल हो गया पॉइंट। अब आप देखें कि यहाँ पे जो जो स्टेप है उसके मुताबिक जो हमारी एटॉमिक रेशो है उसमें से एक एटम की जो एटॉमिक रेशो है वो फ्रैक्शन में आ गई है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको किसी ऐसे सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, जिससे ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2.5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा, और जो हार्ड ऑक्सीजन है वो 2 में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी तीनों की तीनों जो फ्रैक्शंस हैं ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो अब हमारे पास फिर इस लिहाज से जो एम्पिरिकल फार्मूला आया वो फिर क्या आया, तो एम्पिरिकल फार्मूला हम कार्बन की देखें एटॉमिक रेशियो 5 है तो C5, हाइड्रोजन की 14 है और ऑक्सीजन की 2 है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। ये वो 4 स्टेप हैं जिनकी मदद से हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकाला। ये मैंने एक फर्जी रीडिंग ली थी और एक फर्जी कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है। आप इसी तरीके से किसी भी कंपाउंड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दी जाती तो फिर हम कैसे करेंगे, तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन।
हम लोग कंबंशन एनालिसिस करेंगे, यानी हमारे पास कंबंशन एनालिसिस का एक अमल है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, या पहले जो पहला स्टेप था उसके मुताबिक हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी। अब हम ये उस तरीका उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दी होगी। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हम लोग ये तरीका लगाएंगे। हमारे पास एक किल्न होती है, उस किल्न के आगे हमने कुछ ऑब्जॉर्बर लगाए होते हैं। ये हमारे पास एक किल्न है। इस किल्न कंबंशन एनालिसिस का प्रोसेस है जिसमें हमने डिफरेंट कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। उसके अंदर हमने कुछ ऑब्जॉर्बर लगाए होते हैं। यहाँ पे हमारे पास 50% KOH होता है और यहाँ पे MgClO4 ट्वाइस मैग्नीशियम पर क्लोरेट। ये जो 50% KOH है ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए होता है, और ये जो MgClO4 है ये वाटर को हम क्या करते हैं, यहां से एक सैंपल लेते हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसको हम इस स्केल के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल लेते हैं तो सैंपल में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न हो जाता है, और बर्न होने के बाद ये चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। और इस डायग्राम के मुताबिक हमारे पास एक नाम, जैसे कि नाम जो है कंबंशन एनालिसिस। कंबंशन क्या होता है, लफ्ज जो कंबंशन है इसका लफ्जी मतलब होता है किसी चीज को बर्न करना बट विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग ऑफ सबस्टांस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबंशन। तो कंबंशन के लिए हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, उसको जब किल्न के अंदर भेजते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न हो जाता है, और बर्न होने के बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन होगी वो वाटर में चेंज हो जाएगी। अब होगा ये कि हमने फिर उस किल्न के आगे, उस भट्टी के आगे डिफरेंट अब्जॉर्बर, जैसे 50% KOH लगाया है, इसका काम कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करना है। बाकी जो इसमें सैंपल में सब्सटेंस होंगे वो उनको आगे भेज देगा, और आगे जाने के बाद इस सैंपल में जो वाटर होगा वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो बाकी इम्प्योरिटीज वगैरह होंगी वो एज इट इज बाहर निकल जाएंगी। तो हम फिर क्या करेंगे, इन अब्जॉर्बर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे एक तरीका मैं बता रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आपने अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है। अब सपोज इस अब्जॉर्बर में जो आपको सैंपल मिला है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेट सपोज उसका कुछ भी मैस है, तो हम लिखेंगे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन ओवर मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 44.00 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये हम तरीका लगाएंगे और इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लेंगे। ये उस सूरत है जब आपको परसेंटेज नहीं दी गई होगी। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालने का ये आपने फार्मूला अच्छे से याद रखना है। ऐसे ही
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है निकालने का तरीका। तो ये जो ऑब्जॉर्बर है इसमें से वाटर के हम लोग जो अमाउंट या जो मैस हमें मिलेगा वो हम लिखेंगे, यानी मैस ऑफ वाटर ओवर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय। अब एक चीज और कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वाटर में चूंकि 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं उनका मैस 2.016 होता है और 18 जो है उसके साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि वाटर के 1 मोल का जो मैस होता है वो 18 ग्राम होता है, यानी ग्राम पर मोल होता है। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लेंगे। अब तीसरी बात रहेगी हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने का तरीका। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए आपने याद रखना है मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं। अमूमन आपको पता है कि परसेंटेज हम लोग 100 में से लेते हैं। अब जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन आएगी और जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगी इसको 100 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंस है, इसकी मदद से हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास परसेंटेज फाइंड करने के फिर 3 तरीके आगे, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के अलग-अलग से हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। अब जब परसेंटेज फाइंड हो जाएगी अब फिर हम वही तरीका अप्लाई करेंगे जो पहले 4 पॉइंट वाला किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा था जब परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग ग्राम एटम फाइंड करते हैं। जब ग्राम एटम फाइंड हो जाएंगे तो ग्राम एटम फाइंड करने के बाद हम लोग एटॉमिक रेशो फाइंड करेंगे। एटॉमिक रेशो जब फाइंड हो जाएगी, अगर वो सिंपल होल नंबर रेशो है तो फिर ये एम्पिरिकल फार्मूला है, अगर ये नहीं है तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए इसको किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, याद रखें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये एक ऐसा फार्मूला है, अ फार्मूला दैट shows actual number of atoms in a molecule of a कंपाउंड। एक कंपाउंड में मॉलिक्यूल के अंदर एटमों की जो हकीकी मायने में तादाद है उसके बारे में जो हमें बताता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे एक मिसाल है, हम फार्मूला लिखते हैं ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6। अब आप देखिए यहाँ पे आप इजीली बता सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन के एटम हैं और 12 हाइड्रोजन के एटम, और इसी तरीके से ऑक्सीजन के 6 एटम है, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम पे कितने हुए 24 एटम्स इसमें मौजूद हैं। तो ये आपको कैसे पता चला, ये इस फार्मूले ने बताया है जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम देते हैं। तो आपने अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है n और मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे जो n है ये सिंपल इंटीजर है या इंटेग्रल है, ये हम कैसे n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस, यानी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस दिया है और दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला मैस दिया है। इनकी मदद से हम लोग इस n की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसको जब एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज देखें, इस तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर में आएंगे
तो पहला एमसीक्यू क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटाइलिन। हमें एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें फाइंड करना है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला इज CH, जबकि उसका एम्पिरिकल फार्मूला हमें बता दिया गया है। बट मॉलिक्यूलर मास इज 26 ग्राम पर मोल, जबकि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 26 ग्राम है। अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको मैंने एक तरीका बताया था फार्मूले की मदद से कि अगर आपके पास मॉलिक्यूलर मास, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ये याद रखिए, ये बराबर होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकालना है। अब इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने निकालना है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला हमें दिया गया है। तो इसमें हमारे पास n, ये क्या है, ये हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, हमें n प्रोवाइड नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे फिर, n की पहले वैल्यू निकालते हैं। n निकालने का फार्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये हमारे पास n निकालने का फार्मूला, यानी इंटीजर n की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हमारे पास ये फार्मूला होता है। अब इसमें हमें देखें जो प्रोवाइड किया गया है वो है एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें दे दिया गया है, वो है 26 ग्राम पर मोल, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला मास, देखिए हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ये है CH। तो CH का एम्पिरिकल फार्मूला आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं फार्मूला मास। इसके एम्पिरिकल फार्मूले का अगर देखें तो CH है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, जबकि हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये हो गया 13 ग्राम पर मोल। अब इसको 13 ग्राम पर मोल को हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, ग्राम पर मोल के साथ ग्राम पर मोल कटेगा, ये 13 जो है 16 को ऊपर जो डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हमारे पास ऑटोमेटिकली n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी यहाँ से हमारे पास इंटीजर n की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इसके अंदर ये n की वैल्यू पुट करेंगे और तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे हम लोग। फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसमें सबसे पहली बात, आप इस चीज़ को नोट कर लें कि n हमारे पास कितना है, 2 है, जबकि जो एम्पिरिकल फार्मूला हमें दिया गया है वो CH है। तो यहाँ पे आप देखेंगे CH हम लगाएंगे और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C2H2, यानी हमारे पास एसिटाइलिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो फिर इस लिहाज से क्या हुआ, C2H2। अब इसमें देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसी ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हमारे पास मौजूद है, जिसकी मदद से हम फार्मूला निकाला हमने, वो C2H2 है। इसी तरह से यहाँ पे हमें व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला इफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C8H18, कंपाउंड का फार्मूला हमें बता दिया गया है और ये कहा गया है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के दिखाएं। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहली बात, आप कंपाउंड लिखें C8H18। अब उसके बाद यहाँ पे जो एटॉमिक रेशो है वो लिखें, यहाँ पे कार्बन के एटम 8 हैं और हाइड्रोजन के जो एटम है वो 18 है। अब इसको मज़ीद सिंपल करें, तो इसको अगर मज़ीद सिंपल करते हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यानी मैंने दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया है। तो दोनों को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 4:9 आ गई, यानी हमारे पास फिर एम्पिरिकल फार्मूला बना C4H9। तो क्या देखते हैं कि ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है C4H9 की शक्ल में ही हमें दिया हुआ है। इसी तरह के एमसीक्यूज आपके आगे एग्जाम में एमसीक्यूज टाइप आपको मिलेंगे, इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज में किसी किस्म का मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझसे शेयर करें, मुझे कमेंट्स करें।
मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।